चैनल न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। और चलिए बड़ी खबर सबसे पहले आपको बताते हैं। यूक्रेन जंग के बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने बहुत बड़ा ऐलान किया है। पुतिन ने यह कहा है कि अगर रूस की अखंडता पर आंच आई तो हर तरीके से निपटेंगे। पुतिन ने कहा कि पश्चिमी देश सीमा लांघ चुके हैं। पुतिन ने अमेरिका समेत पश्चिमी देशों को धमकी देते हुए ऐलान किया है कि कोई भी न्यूक्लियर अटैक की चेतावनी को हल्के में ना ले। पुतिन ने यह भी कहा कि एटमी चेतावनी कोई ड्रामा नहीं है। मतलब सीधे तौर पर पुतिन अब धमकाते हुए पश्चिमी देशों को भी नजर आ रहे हैं। तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन की मदद कर रहे पश्चिमी देशों को बहुत बड़ी चेतावनी दी है। पुतिन ने तीखे लहजे में आरोप लगाते हुए कहा है कि पश्चिमी देशों ने रूस की तबाही की मंशा पाल करके हदों को पार कर दिया है। दुनिया पुतिन के इस बयान को एक बड़ी चुनौती के तौर पर देख रही है। बिल्कुल, और ये इसलिए भी क्योंकि उन्होंने एक बार फिर से अंजाम भुगतने की चेतावनी दे दी है। यूक्रेन के खिलाफ पुतिन का तबाही वाला प्लान कितना कारगर साबित हुआ, ये दुनिया के सामने आ चुका है। पुतिन की ताकत पर सेना के आगे कैसे यूक्रेन की सेना ने जवाब दिया है, ये तस्वीर भी साफ हो चुकी है। लेकिन अब यूक्रेन और उसके मददगारों के खिलाफ पुतिन जो कुछ करने की तैयारी कर रहे हैं वो बेहद डराने वाला है। क्योंकि पुतिन ने पश्चिमी देशों को टारगेट करते हुए सीधे शब्दों में कह दिया है कि जो भी रूस को न्यूक्लियर धमकी देगा उसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यानी पुतिन ईंट का जवाब पत्थर से देने की तैयारी कर रहे हैं। Не только о поощряемых Западом обстрелах Запорожской атомной электростанции, что грозит атомной катастрофой, но и о высказываниях некоторых высокопоставленных представителей ведущих государств НАТО о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения, ядерного оружия. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सेना को मोबिलाइज करने का भी आदेश दिया है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये पहला मौका है जब रूस अपनी सेना को मोबिलाइज करेगा। इस दौरान उन्होंने 3 लाख रिजर्व सैनिकों को तुरंत तैनात करने को कहा है। और आज करीब सुबह 11 बजे राष्ट्रपति पुतिन रूस के लोगों को संबोधित कर चुके हैं। अपने संबोधन के दौरान पुतिन ने अमेरिका और नेटो देशों को चेतावनी भी दी है। पुतिन ने जो भी देश रूस की अखंडता के लिए चुनौती बनेगा, इस बात को आगे जोड़ते हुए कहा कि उनके खिलाफ हर विकल्प का इस्तेमाल किया जाएगा। रूसी टीवी पर दिए गए अपने संबोधन के दौरान पुतिन ने अमेरिका और नेटो देशों को चेतावनी देते हुए कहा है कि जो भी देश रूस की अखंडता के लिए चुनौती बनेगा उसके खिलाफ हर विकल्प का इस्तेमाल किया जाएगा। Тем, кто позволяет себе такие заявления в отношении России, хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам и более современными, чем у стран НАТО. И при угрозе территориальной целостности нашей страны для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф. दरअसल पश्चिमी देशों के हथियारों की बदौलत यूक्रेन न सिर्फ अब तक युद्ध में बना हुआ है बल्कि रूस को लगातार मुंहतोड़ जवाब भी दे रहा है। यूक्रेन के इसी पलटवार की वजह से पुतिन बुरी तरह तिलमिलाए हुए हैं। यही वजह है कि पुतिन दुश्मन देशों के खिलाफ एक खतरनाक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। Граждане России могут быть уверены, территориальная целостность нашей Родины, наша независимость и свобода будут обеспечены. Подчеркну это еще раз. Всеми имеющимися у нас средствами. А те, кто пытаются шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону. यानी पुतिन ये साफ कह रहे हैं कि बात अब बर्दाश्त के बाहर हो चुकी है और दुश्मन देशों के लिए इसका सीधा सीधा मतलब है, और वो ये कि रूस को हल्के में लेने की भूल कई देशों को बहुत भारी पड़ सकती है। पश्चिमी
पश्चिमी देशों को चेतावनी के साथ साथ यूक्रेन पर रूस का हमला लगातार जारी है। रूस ने यूक्रेन के एक और परमाणु प्लांट पर हमला बोला है। बिल्कुल, जापोरिजिया के बाद निकोलेव शहर के एक परमाणु प्लांट के ऊपर बिल्कुल करीब से रूस की मिसाइल गिरती दिखाई दी है। और इस हमले के बाद यूक्रेन में फिर से हड़कंप मच गया है। यूक्रेन ने रूस पर परमाणु ब्लैकमेल का आरोप भी लगाया है। मिसाइल अटैक की ये तस्वीरें यूक्रेन के एक और न्यूक्लियर प्लांट की हैं। यूक्रेन का दावा है कि रूस ने उसके एक और परमाणु पावर प्लांट को निशाना बनाने के लिए मिसाइल से हमला किया है। रूस ने जिस पियुदेन-नोक्रेन्स्क परमाणु पावर प्लांट को निशाना बनाया वो निकोलेव शहर के दक्षिणी हिस्से में मौजूद है और वहां से जो हमले का वीडियो सामने आया उसमें रात के अंधेरे में मिसाइल एक जगह से टकराती दिखी। मिसाइल टकराते ही तेज धमाका हुआ और रोशनी निकल पड़ी। यूक्रेन का दावा है कि यह मिसाइल अटैक परमाणु पावर प्लांट से महज 300 मीटर दूर गिरी। दावा यह किया गया कि मिसाइल फटने के बाद जोर का धमाका हुआ और आसपास के खिड़कियों के शीशे चकनाचूर हो गए। रूस के इस हमले के बाद यूक्रेन ने इसकी कड़ी निंदा की। यूक्रेन के परमाणु पावर प्लांट के निदेशक ने कहा कि रूस ऐसे हमले करके परमाणु ब्लैकमेल कर रहा है, यानी यह हमला पुतिन का परमाणु आतंकवाद है। Бачили певний ряд ядерного тероризму, який вони здійснили на Запорізькій станції, яку вони окупували раніше. В нашому регіоні ми спостерігали декілька ракетних обстрілів, які були спрямовані як на південь країни, так і на північ. झुकाने के लिए पुतिन ने एक के बाद एक खतरनाक हथियार को इस्तेमाल करना शुरू किया है। यूक्रेन के बड़े शहरों को निशाना भी बनाया गया है, लेकिन यूक्रेन युद्ध में न सिर्फ अड़ा रहा है बल्कि पश्चिमी देशों की मदद से रूसी सेना पर पलटवार भी करता रहा है। बीते 6 महीनों में रूस ने यूक्रेन के कई ऐसे ठिकानों पर बम बरसाए हैं जिससे पूरी दुनिया की चिंता बढ़ गई थी। जंग शुरू होते ही रूस के सैनिकों ने चेर्नोबिल परमाणु पावर प्लांट पर कंट्रोल किया था। रेडिएशन फैलने की चिंता किए बगैर रूसी सेना ने वहां टैंक समेत भारी भरकम हथियार पहुंचाए थे। रूस के सैनिकों के इस कारस्तानी से यूक्रेन के बड़े हिस्से में रेडियो एक्टिव धूल फैल गई थी। दावा ये किया गया कि चेर्नोबिल पर कब्जा करने वाले रूसी सैनिकों में ज्यादातर को गंभीर बीमारियां हो गई थी और कुछ ही दिनों बाद रूस की सेना के निशाने पर जापोरिजिया परमाणु पावर प्लांट आ गया था, जिस पर पूरी ताकत से हमला बोलकर मार्च में ही कब्जा कर लिया गया। अब फिर से रूस के निशाने पर यूक्रेन का पियुदेन-नोक्रेन्स्क परमाणु पावर प्लांट है। Ми все ж надіяли, що хватить здорового глузду не стріляти по ядерному об'єкту ракетами, оскільки це може спричинити до ядерної аварії. Але факт, виявлений вчора, 19 числа, свідчить, що вони перейшли на другий, скажімо, етап ядерного шантажу. हालांकि यूक्रेन जापोरिजिया परमाणु पावर प्लांट को वापस कब्जे में लेने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। रूसी सैनिकों को खदेड़ने के लिए पलटवार कर रहा है। अब दोबारा रूस ने निकोलेव के बड़े परमाणु प्लांट के करीब मिसाइल दागकर ये संदेश देने की कोशिश की है कि वो रुकेगा नहीं। रूस के खिलाफ वैश्विक लामबंदी लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि यूक्रेन में जनमत संग्रह को लेकर जहां रूस का विरोध शुरू हो गया है, वहीं अमेरिका और यूक्रेन ने अब रूस के युद्ध अपराधों की जांच के लिए MOU साइन कर दिया है। यानी अब रूस के उन अपराधों की भी जांच की जाएगी जिन्हें रूसी सैनिकों ने यूक्रेन में अंजाम दिया है। यूक्रेन में विनाश की इबारत लिखने वाले पुतिन की आंखों में ये तस्वीरें चुभ रही होंगी, क्योंकि ये अमेरिका और यूक्रेन के बीच साइन हुए उस MOU की तस्वीरें हैं जिसके तहत रूस के वॉर क्राइम की पूरी कहानी का पर्दाफाश किया जाएगा। दुनिया को ये बताया जाएगा कि यूक्रेन में रूस ने किस हद तक बेरहमी को अंजाम दिया है। रूस के युद्ध अपराधों की जांच के लिए साइन किए गए इस MOU का सीधा मतलब है रूस के गुनाहों का हिसाब। This includes continuing the work of the Justice Department's War Crime Accountability Team. That team is providing Ukraine with a wide variety of technical assistance on criminal cases, including evidence collection and forensic analysis.
अमेरिका के अटॉर्नी जनरल मोरिक गार्लैंड और यूक्रेन के प्रोसिक्यूटर जनरल एंड्री कोस्टिन की हस्ताक्षर ये भी बताते हैं कि आपसी सहयोग से रूस की क्राइम फाइल्स का एक-एक पन्ना तलाशा जाएगा। This memorandum of understanding allows us to step up our common efforts in ensuring accountability for international crimes. उधर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन में अब तक 5,916 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 2,306 पुरुष और 1,582 महिलाएं, 156 लड़कियां और 188 लड़के शामिल हैं। इसके अलावा घायलों पर आई यूएन की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यूक्रेन में घायलों का आंकड़ा 8,616 है। संयुक्त राष्ट्र का यह भी दावा है कि जमीनी स्तर पर मौतों और घायलों का आंकड़ा कहीं ज्यादा हो सकता है, क्योंकि रूसी सैनिकों की बर्बरता के शिकार कई इलाकों से अभी सारे आंकड़े नहीं आए हैं। दरअसल इस युद्ध की शुरुआत से ही रूस की बर्बरता की कई तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। बुचा नरसंहार के बाद मारिउपोल और उसके बाद इज्यूम जैसे शहरों पर लाशों के ढेर लगातार बरामद हुए। यही वजह है कि इस वक्त पुतिन पूरी दुनिया के निशाने पर हैं। पुतिन पर आरोप लग रहे हैं कि रूसी सेना ने युद्ध के नियमों के खिलाफ जाकर यूक्रेन में बेरहमी को अंजाम दिया है और शायद इसीलिए रूस के खिलाफ वैश्विक लामबंदी भी बढ़ती जा रही है। लिथुआनिया के राष्ट्रपति गीतानास नौसेदा ने रूस के युद्ध अपराधों और यूक्रेन में हुए नुकसान की भरपाई के लिए अब संयुक्त राष्ट्र से एक ट्रिब्यूनल बनाने की मांग की है। There must be no impunity for the brutal crimes and atrocities committed during the war. Guaranteeing justice and accountability is of vital importance from the standpoint of credibility of the United Nations and the international community. We should consolidate and advance our legal efforts. We must ensure that all those responsible for this unprecedented assault on Ukrainian and European peace and security are held accountable. जाहिर है रूस के खिलाफ दुनिया की घेराबंदी अब बढ़ती चली जा रही है। रूस के खिलाफ बढ़ती इस घेराबंदी ने पुतिन को बेचैन कर रखा है। उन पर न सिर्फ अपना रुतबा हासिल करने का दबाव है, बल्कि युद्ध अपराध के आरोपों को गलत साबित करने की भी एक बड़ी चुनौती है। पुतिन का ऐलान कुछ भी हो, लेकिन यूक्रेन से जो तस्वीरें मिल रही हैं, उसके सैनिकों की बर्बरता की कहानी को बयां कर रही हैं। आरोप तो यह है कि इज्यूम में आम लोगों की जान लेने से पहले उनको यातनाएं दी गई थी। यूक्रेन का आरोप है कि इज्यूम में मिले सामूहिक कब्रों से जो भी शव निकाले जा रहे हैं, उनमें यातनाओं के सबूत दिख रहे हैं। कत्ल के पहले लोगों को टॉर्चर किया गया, पसलियों को तोड़ा गया, कई शवों के सिर तक फटे हुए मिले हैं। यहाँ तक कि कई शवों के प्राइवेट पार्ट भी कटे मिले हैं, बिजली का करंट देने के भी सबूत मिले हैं। यूक्रेन के आरोपों के मुताबिक रूस के सैनिकों ने लोगों की जान लेने के पहले अपना वहशीपन दिखाया था। यूक्रेन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि इज्यूम में आम नागरिकों और सैनिकों की सिर्फ जान ही नहीं ली गई, बल्कि रूस के सैनिकों ने पहले यूक्रेन के नागरिकों और सैनिकों को कैद किया, उन्हें यातनाएं दी, उनके साथ जुल्म और सितम किया और फिर उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। इज्यूम शहर से रूस के सैनिकों के टॉर्चर रूम भी मिले हैं। आरोप ये लगा है कि जो शव मिले हैं उनकी पसलियां टूटी हैं, कुछ शवों के सिर फटे हैं, कुछ शवों के हाथ बंधे हैं, कुछ के जबड़े टूटे मिले, तो कईयों के प्राइवेट पार्ट तक कटे मिले। वहीं मौत से पहले रूसी सैनिकों पर यूक्रेन के सैनिकों को बिजली का झटका दिए जाने के भी आरोप लगे हैं। इज्यूम शहर में करीब 450 शव बरामद हुए थे। बीते 19 सितंबर तक 146 शवों को निकाला जा चुका है। इन शवों की जांच की गई है, जिसमें दावा किया गया है कि कत्ल से पहले लोगों के साथ बर्बरता की गई थी।
इसका सबसे बड़ा सबूत इस इलेक्ट्रिक केबल से मिलता है। आरोप ये लगाया गया कि रूस के सैनिकों ने यूक्रेन के नागरिकों और सैनिकों को बंधक बनाने के बाद उनको बिजली के करंट से टॉर्चर किया, उनको बिजली के झटके दिए गए, यानी मौत से पहले कई बार मौत से सामना। टॉर्चर का एक और सबूत देखिए, ये सोवियत के समय का टेलीफोन है। इसके साथ लगा है ये पीला तार। यूक्रेन का दावा है कि रूस के सैनिकों ने उनके नागरिकों को बंदी बनाने के बाद इसी पीले तार से करंट लगाया। इधर इज्यूम में बुचा और मारिउपोल जैसा मंजर दिखाई देने लगा है। शव निकालते चले जा रहे हैं और टॉर्चर के सबूत भी मिलते चले जा रहे हैं। इस बीच यूक्रेन की जांच टीम को एक ऐसा पुलिस स्टेशन मिला जिसे टॉर्चर रूम कहा जा रहा है। इज्यूम के इस पुलिस स्टेशन के अंदर की तस्वीरें देखिए। दरवाजों पर एक कागज चिपका मिला जिस पर पुलिस स्टेशन के अंदर कैद किए गए बंदियों की डिटेल्स थी। दावा किया गया कि इन कमरों को रूस के सैनिकों ने टॉर्चर रूम बना रखा था। सिर्फ इज्यूम ही नहीं, खार्किव के और भी इलाकों से ऐसी हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। कई जगहों पर कब्र मिली है जो रूस के सैनिकों की दरिंदगी की गवाही दे रही है। В вокзалі Козачої Лопані знайшли приміщення для тортур, знайшли інструменти для катувань током. Це просто вокзал. Катування було повсюду і було їх практикою на окупованих територіях. Так робили. यूक्रेन में इन कब्रों की जांच करने वाले अधिकारियों का आरोप है कि इज्यूम शहर पर कब्जे के बाद रूसी सैनिकों ने जबरदस्त कोहराम मचाया, आम लोगों को खूब यातना दी, निर्दयता दिखाई और उन्हें प्रताड़ित करके सामूहिक रूप से मौत के घाट उतार दिया गया। ये टॉर्चर लंबे वक्त तक चलता रहा। कुछ शवों के हाथ भी बंधे दिखाई दिए, कुछ शवों में बारूद भी मिला तो कुछ को चाकू से काटकर मौत के घाट उतार दिया गया था। मतलब मौत देने से पहले मौत से भी भयानक जिंदगी। और वही दावा यह भी किया गया है कि इज्यूम में करीब 1000 लोगों की हत्याएं की गई हैं। साथ ही अब इन हत्याओं की जांच शुरू हो गई है। पश्चिमी देशों ने आशंका जता दी है कि हत्या का ये आंकड़ा और बढ़ सकता है। नरसंहार में गोली मारकर हत्याएं की गई, तोप के गोलों से भी लोगों की मौत हुई है। हवाई हमलों की कारपेट बॉम्बिंग में भी लोगों की जान गई है। यूक्रेन के अधिकारियों के मुताबिक रूस के सैनिकों ने इतनी भयंकर क्रूरता दिखाई, घावों से पीड़ित होने के बाद भी नागरिकों को मरने के लिए छोड़ दिया गया और उनको तड़पने दिया गया। यहाँ तक कि अस्पतालों को नष्ट कर दिया गया और इलाज का सामान भी लूट लिया गया। यूक्रेन की जांच टीम ने दावा किया है कि इज्यूम में जितने भी शव मिले हैं उनमें अधिकांश आम नागरिकों के शव हैं। इन शवों के डीएनए सैंपल लिए गए, उंगलियों के निशान भी लिए गए। वहीं जहां लोगों को बंदी बनाकर रखा गया था वहां के भी सैंपल लिए गए हैं ताकि रूस की यातना के एक एक सबूत को पुख्ता किया जा सके। जांच टीम का दावा यह भी है कि आम नागरिकों को बंदी बनाने के बाद कई हफ्तों और महीनों तक अंधेरे में भी रखा गया था। हालांकि यूक्रेन के इन आरोपों पर रूस खंडन कर रहा है। रूस की तरफ से बयान आया है कि ऐसी कोई सच्चाई नहीं है। यहाँ की रोहतास से बड़ी खबर सामने आई है जहां कुमाऊं स्टेशन पर एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई और इसके बाद दीनदयाल उपाध्याय रेल मार्ग बाधित भी हो गया और कई ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी भी तरह से जानो माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हादसे की जो तस्वीरें सामने आई है वो बेहद डराने वाली थी, जिसमें देखा जा सकता है कि डिब्बे के पुर्जे इधर उधर बिखर गए हैं।
हालांकि जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त चाबी मैन ट्रैक पर काम कर रहा था, जो खुद को बचाने के लिए वहां से तेजी से भागा और चोटिल भी हो गया, जिसके बाद उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया गया कि सुबह करीब 6:30 बजे अपलाइन पर तेजी से जा रही लॉन्ग गुड्स ट्रेन कुमाऊं स्टेशन पर अचानक पटरी से उतर गई। तेज आवाज के साथ ट्रेन के करीब 12 डिब्बे पटरी से उतर गए और आवाज सुनकर के जब रेलकर्मी वहां पहुंचे तो देखा कि ट्रेन के डिब्बे इधर उधर बिखरे पड़े थे। और इसके तुरंत बाद उच्च अधिकारियों की टीम भी सासाराम और टिहरी रेलवे स्टेशन से घटनास्थल पर पहुंची और मालगाड़ी के डिब्बों को पटरी से हटाने का काम शुरू किया गया। इधर दिल्ली के शाहदरा इलाके में हिट एंड रन का मामला सामने आया है, जिसमें एक बेकाबू ट्रक ने 6 लोगों को रौंद डाला। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त की दिल्ली से आपको हम बता रहे हैं। ये तस्वीरें इसी हादसे से जुड़ी हुई है जो आपके सामने है। सड़क पर टूटा पड़ा बिजली का ये खंभा और लोगों का बिखरा हुआ सामान उस खौफनाक घटना की तस्दीक कर रहे हैं, जिसमें 4 लोगों की जान चली गई। तस्वीरें शाहदरा के सीमापुरी इलाके की है। सड़क के बीच बने इसी डिवाइडर पर रात में कई लोग सो रहे थे। बताया जा रहा है कि रात करीब 2 बजे यहां से एक ट्रक लोगों का काल बनकर गुजरा और उसने डिवाइडर पर सो रहे 6 लोगों को रौंद दिया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शाहदरा जिले के सीमापुरी इलाके में और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक टूटा हुआ खंभा दिखाई पड़ेगा। दरअसल रात करीब 2 बजे के आसपास एक तेज रफ्तार ट्रक ने इस डिवाइडर पर सोए करीब 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। जी हाँ, करीब 6 से 7 लोग इस डिवाइडर पर सोए हुए थे और तेज रफ्तार ट्रक इस डिवाइडर के ऊपर चढ़ा और कुचलता हुआ चला गया। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और इस हादसे की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आनन फानन में घायलों को जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस अब उस ट्रक ड्राइवर की तलाश कर रही है जो हादसे के बाद डिवाइडर पर लगे लाइट पोल को तोड़ता हुआ फरार हो गया। शुरुआती जांच में ट्रक ड्राइवर के नशे में होने की बात कही जा रही है। और वहीं झारखंड में खराब सड़क को लेकर कांग्रेस के एक विधायक ने अनोखा प्रदर्शन किया है। सड़क की मरम्मत की मांग को लेकर विधायक दीपिका पांडे जल जमाव में ही धरने पर बैठ गई। लेकिन उनका ये धरना आम धरने की तरह नहीं था, बल्कि वो हाईवे के गड्ढों में भरे गंदे पानी में ही बैठकर सड़क की मरम्मत की मांग करने लगी। और इतना ही नहीं, कांग्रेस विधायक ने गड्ढे में भरे पानी को भी अपने ऊपर डालना शुरू कर दिया और हाईवे की हालत के लिए स्थानीय सांसद और केंद्र सरकार को जिम्मेदार बताया। अगर हम लोगों की बात को नहीं सुना जाएगा, मैं सदन के चलने तक इंतजार नहीं कर सकती हूँ। अगर हम लोगों की बात को नहीं सुना जाएगा तो हम लोग अपना तरीका बदलेंगे। आज यहाँ जब तक काम नहीं शुरू होगा यहाँ से उठने वाले नहीं। दरअसल नेशनल हाईवे नंबर 133 में मरहमा के पास हालत बहुत खराब है। यहाँ पर हाईवे में बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं, लेकिन शिकायत के बावजूद एनएचए ने इसकी मरम्मत नहीं कराई और बारिश में गड्ढों में पानी भरने की वजह से अक्सर हादसे भी होते हैं, जिसको लेकर आज कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह इसी पानी से भरे गड्ढे में बैठकर सड़क की मरम्मत की मांग करने लगी। और अगली बड़ी खबर ईरान से मिल रही है, जहां पर हिजाब के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन में 3 लोगों की मौत की खबर है। ईरान सरकार ने प्रदर्शनकारियों की मौत के पीछे संदिग्धों का हाथ बताया है। इससे पहले हिजाब के खिलाफ ईरान में जोरदार प्रदर्शन हुआ। रात और दिन चलने वाले इस प्रदर्शन में हिजाब कानून को रद्द करने की मांग की गई और हिजाब से आजादी के नारे गूंजे। इस दौरान कई प्रदर्शनकारियों ने हिजाब को आग के हवाले भी कर दिया। लेकिन तेहरान समेत कई शहरों में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प भी हुई, जिसमें 3 लोगों के मारे जाने की खबर है। वहीं कुर्दिस्तान की गवर्नर का दावा है कि प्रदर्शनकारियों की साजिशन हत्या की गई ताकि ईरान में जारी प्रदर्शन को और ज्यादा भड़काया जा सके। 22 साल की महसा अमीनी की मौत के बाद ईरान में हिजाब के खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। महसा अमीनी की पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी।
हथियार से बड़ी खबर आ रही है। गया जिले से अवैध हथियार लहराने का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में स्टेज पर डांस कर रही एक लड़की के पास एक लड़का खड़ा साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, जिसके हाथों में पिस्टल दिखाई दे रही है। वीडियो डुमरियागंज में हुए विश्वकर्मा पूजा के कार्यक्रम का बताया गया। ये वीडियो आपको हम दिखा भी दे रहे हैं। अब इसे लेकर के पुलिस जांच में जुट गई है। पता ये लगा रही है कि हाथों में पिस्टल लेकर लहराने वाला व्यक्ति आखिर है कौन। तो इधर जम्मू कश्मीर से भी बहुत बड़ी जानकारी आ रही है। टेरर फंडिंग केस में जम्मू में छापेमारी हुई है। जम्मू कश्मीर पुलिस की जांच एजेंसी SIA यानी कि स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीमें टेरर फंडिंग केस को लेकर जम्मू के बठिंडी इलाके में पहुंची हुई हैं और कई ठिकानों पर छापेमारी की तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। इस दौरान संदिग्ध फलाह-ए-आम ट्रस्ट से संबंधित स्कूलों और कार्यालय की तलाशी ली गई, जिसमें कई अहम दस्तावेज बरामद किए गए। इसके अलावा लैपटॉप भी जब्त किया गया है, जिससे डाटा को रिकवर किया जाएगा। अगर सुराग मिले तो वो आगे चलकर आतंकी फंडिंग मामले में जांच का आधार बनेंगे। फलाह-ए-आम का संबंध प्रतिबंधित संगठन जमात-ए-इस्लामी से बताया जा रहा है, जिसका संबंध पाकिस्तान के आतंकी संगठनों से है। इससे पहले टेरर फंडिंग केस में श्रीनगर के स्पेशल जज ने सर्च वारंट जारी किया था, जिसके बाद स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीम जम्मू में फलाह-ए-आम ट्रस्ट के ठिकानों पर छापा मारने के लिए पहुंची थी। वहीं टेरर फंडिंग केस में स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जम्मू कश्मीर के श्रीनगर, नौगाम, कुलगाम और अनंतनाग में भी फलाह-ए-आम ट्रस्ट के कई ठिकानों पर रेड मार चुकी है। और खबर है कि मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में मौजूद 8 चीतों की सुरक्षा का जिम्मा अब हाथियों को दिया गया। नामीबिया से लाए गए 8 चीतों की सुरक्षा के लिए दोनों हाथी पेट्रोलिंग टीम के साथ गश्त कर रहे हैं। इन्हीं हाथियों की मदद से चीतों के बाड़े भी तैयार किए गए थे, क्योंकि इससे पहले चीतों के बाड़े में तेंदुए थे। इन्हें भगाने में हाथियों की ही मदद ली गई थी और बताया गया कि नामीबिया से लाए गए 8 चीतों की सुरक्षा के लिए भी इन्हीं हाथियों को नर्मदापुरम के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से लाया गया है। इनमें से एक 30 साल के सिद्धनाथ हैं और दूसरी 25 साल की लक्ष्मी हैं। ये हाथी चीतों की दूसरे हिंसक जानवरों से सुरक्षा करेंगे। इन दोनों हाथियों को हिंसक जानवरों पर काबू पाने और गश्त करने की विशेष ट्रेनिंग दी गई है। इन्हीं खूबियों की वजह से हाथियों को चीतों की सुरक्षा में तैनात भी किया गया है। सिद्धनाथ थोड़ा गुस्सैल है, जबकि लक्ष्मी बहुत ही शांत स्वभाव की है और जंगल सफारी और पेट्रोलिंग में ये माहिर हैं। इधर उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में एक महिला पुलिस की कस्टडी में जा रहे हत्या के आरोपी को चप्पलों से पीटती हुई नजर आई। ये वीडियो सदर थाना क्षेत्र में स्थित SSC ऑफिस का बताया जा रहा है, जहां उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक लाल साड़ी पहने महिला हाथ में चप्पल लेकर पहुंची और पुलिसकर्मी के पीछे खड़े आरोपी की पिटाई शुरू कर दी। महिला को चिल्लाते देख वहां धीरे धीरे लोगों की भीड़ भी इकट्ठा हो गई, जिसके बाद पुलिस ने महिला को जैसे तैसे शांत कराया और आरोपी को कोर्ट लेकर गई। दावा है कि बलदेव थाना के पास में ही मौजूद रजोई बुर्जे गांव के रहने वाले 2 पक्षों में आपसी झड़प के दौरान कृष्णवीर सिंह नाम के आदमी की मौत हो गई थी, जिसकी हत्या के आरोप में पुलिस ने एक आदमी को गिरफ्तार किया और कोर्ट में पेश करने के लिए ले जा रही थी। और तभी उसका सामना मृतक कृष्णवीर की पत्नी से हो गया, जिसके बाद महिला का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने सड़क पर ही हत्या के आरोपी की पिटाई शुरू कर दी, जिसका वीडियो यहाँ खड़े लोगों ने अपने मोबाइल में बनाकर सोशल मीडिया पर इसे वायरल कर दिया। 21वीं सदी में भूत प्रेत की बात सोचना भी अपने आप में मजाक लगता है, लेकिन वाराणसी के लोग न केवल भूत दिखने की बात कर रहे हैं, बल्कि वो भूत होने का सबूत भी पेश कर रहे हैं। लोगों ने इस भूत का वीडियो भी बनाया है, जिसमें सफेद रंग की एक आकृति चलती हुई दिखाई दे रही है।
वीडियो को गौर से देखने पर ऐसा लग रहा है जैसे सफेद रंग के कपड़े पहनकर कोई जा रहा है और इसी सफेद रंग की आकृति को लेकर वाराणसी की वीडीए कॉलोनी के लोगों का दावा है कि ये भूत है, जिसको लेकर लोगों में दहशत का भी माहौल है। तो 2 दिन तक तो मोहल्ले में बिल्कुल भय का माहौल था, लेकिन उसके बाद हम लोग चाह रहे हैं कि पड़ताल हो। कुछ लोगों का धीरे धीरे हम लोग का ये आ रहा है कि उस बात पे पड़ताल हो कि कहीं ये बच्चों की शरारत तो नहीं है। लोगों ने इस सफेद रंग की आकृति के कई वीडियो बनाए हैं। एक और वीडियो में ये सफेद रंग की आकृति घर की बालकनी के पास बैठी हुई दिखाई दे रही है। लोगों का दावा है कि ये अनजानी सफेद रंग की आकृति ही भूत है और इसके खौफ से लोग शाम के बाद घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। मामला अब पुलिस तक जा पहुंचा है। ये पूर्णतया जो है निराधार है कि इसमें किसी भी व्यक्ति को डरने की कोई समस्या नहीं है, कोई बात नहीं होनी चाहिए। और जो भी इस तरह की अफवाह फैलाएंगे या सोशल मीडिया पर डालेंगे, बेसलेस उनको चिन्हित करके उनके विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने लोगों से अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की है। पुलिस ये मान रही है कि ये वीडियो किसी शरारती तत्व का काम है और वीडियो की जांच के बाद इस पर कार्रवाई की भी बात कही गई है। और अगली खबर उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से, जहां दिल को डराने वाला एक वीडियो सामने आया है, जहां साइकिल सवार आदमी पर एक तेंदुए ने हमला कर दिया। हालांकि तेंदुए के हमले में आदमी की जान बाल बाल बच गई, क्योंकि तेंदुआ साइकिल सवार को पकड़ नहीं पाया, लेकिन कुछ सेकंड के लिए तो उस साइकिल सवार के होश ही उड़ गए। इस वीडियो में एक साइकिल सवार जाता दिखाई दिया। कुछ दूर चलने पर अचानक पेड़ों के बीच से तेंदुआ निकला और उस साइकिल सवार को पकड़ने के लिए झपटा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका और तुरंत जंगल की तरफ वापस भाग गया। तेंदुए के हमले के बाद साइकिल सवार सड़क पर गिर पड़ा और जान बचाने के लिए साइकिल लेकर भागा। इसके बाद वो आदमी सड़क से गुजर रहे लोगों के पास पहुंचा और अपने शरीर पर तेंदुए के हमले से बने जख्म दिखाए। तेंदुए के इस हमले का वीडियो किसी ने रिकॉर्ड कर लिया। इसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया। और अगर आप जयपुर जाने का प्लान कर रहे हैं और आपका रूट दिल्ली से होकर जयपुर तक पहुंचने का है, तो अगले हफ्ते तक के लिए अपने इस प्लान को पोस्टपोन कर दीजिए, वरना आप कई किलोमीटर लंबे जाम में फंस सकते हैं। तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। गाड़ियों की ये लंबी लंबी कतारें, भीषण गर्मी में एक के पीछे एक खड़ी हजारों कारें। भीषण ट्रैफिक जाम का ये नजारा दिल्ली से जयपुर जाने वाले नेशनल हाईवे का है और अभी आने वाले कई दिनों तक इस रूट पर सफर करने वाले लोगों को इसी तरह के जाम का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इस रूट पर गुरुग्राम के हीरो होंडा चौक के पास बने फ्लाईओवर को एक तरफ से बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से फ्लाईओवर से होकर गुजरने वाला ट्रैफिक अब सर्विस लेन से निकाला जा रहा है और इसीलिए हर दिन अब कई किलोमीटर तक लंबा जाम लोगों को परेशान कर रहा है। दरअसल एनएचए की टीम फ्लाईओवर का लोड टेस्ट कर रही है, जिसमें अभी कई और दिनों का समय लगेगा। इसीलिए अगर आप भी इस रूट का ऑफिस जाने या फिर किसी जरूरी काम के लिए इस्तेमाल करते हैं तो अपने तय वक्त से काफी पहले निकलिएगा, वरना तय समय पर आपका उस जगह पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। उधर पुर्तो रिको में चक्रवाती तूफान फ्यूनो ने जबरदस्त तबाही मचाई हुई है, जिसके बाद रिहायशी इलाकों में बाढ़ आ गई है और लोग घरों में कैद हो गए हैं। इस बीच अमेरिका के कोस्ट गार्ड के जवानों ने MH-60 हेलीकॉप्टर से बाढ़ से बर्बादी का सर्वेक्षण किया और नुकसान का जायजा लिया, ताकि तूफान पीड़ितों की मदद की जा सके। पुर्तो रिको से बाढ़ के जो वीडियो सामने आए, उसमें रिहायशी इलाके पानी में डूबे दिखाई दिए। यहाँ ज्यादातर गाँवों में बिजली और पीने के पानी की किल्लत है, क्योंकि सप्लाई पूरी तरह से ठप हो चुकी है, जबकि सड़कों पर बरसाती नदियाँ तेज रफ्तार से बहती दिखाई दे रही हैं, जिसमें कारें डूबी हुई दिखाई दी। समुद्र के करीब होने की वजह से चक्रवाती तूफान के चलते पुर्तो रिको के तट डूब चुके हैं। यहाँ तक कि एयरपोर्ट के रनवे पर भी पानी भर चुका है। उधर पुर्तो रिको में चक्रवाती तूफान फ्यूनो के टकराने के बाद पश्चिमी इलाके में 140 मील प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही है और रुक रुक कर तेज बारिश भी हो रही है, जिसके बाद अमेरिका की बाइडेन सरकार ने चेतावनी जारी की और लोगों को घरों में ही रहने की सलाह दी।